अच्छा बेटा, अभी हम दो चीज़ों को डिस्कस करने लगे हैं। एक है हमारे पास एएमयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। एंड एक चीज़ हम पढ़ने लगे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक, इन दोनों चीज़ों का यूज मोल वाले टॉपिक के अंदर होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम समझते हैं, इसी के अंदर ही एएमयू की डेफिनेशन आ जाएगी। सिर्फ डेफिनेशन हमने समझनी है, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन समझनी है और एएमयू की डेफिनेशन समझनी है। यही दो चीजें आपकी बुक के अंदर है। तो डेफिनेशन बहुत बुक के अंदर बच्चों को समझ नहीं आती, काफी कॉम्प्लेक्स होती है। बेसिकली इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ने लगे। ठीक है, देखो एटॉमिक मास का तो आपको पता है, एटॉमिक मास तो हमें पता है भाई। देखो एटम का जो मास होता है ना, एटम का मास आप सबको पता है, एटम तो बहुत स्मॉल पार्टिकल है। अगर एक डॉट यहाँ पे जो अगर मैं बोर्ड पे लगाऊं एक डॉट, तो उस डॉट के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ एटम। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि भाई एक एटम की साइज क्या होगी। एक एटम को आप आंख से देख भी नहीं सकते। तो साइंटिस्ट ने किस तरह से मास बताए एटम्स के। जैसे पेरियोडिक टेबल में सबके मास है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, ठीक है, कार्बन का 12। तो सबके मासेस साइंटिस्ट ने किस तरह से कैलकुलेट किया, वो भी इतने 100 साल पहले, जब कोई टेक्निक नहीं थी। अच्छा, आज के दौर में एक्सपेरिमेंटली हम एटम का मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम can be found experimentally by, आज की डेट में जो हम मास निकालते हैं वो एक्सपेरिमेंट की मदद से निकालते हैं। वो कौन से, अच्छा उसमें इंस्ट्रूमेंट भी यूज होता है। मास ऑफ एटम कैन बी फाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर। एंड टेक्निक का नाम कहलाता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, या आप सिंपल बोले स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि भाई एटम का मास कितना है। ये इंटर के अंदर चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला। तो ये चीज याद रखना कि मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटॉमिक मास। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है बेटा? एक इंस्ट्रूमेंट है, या ऐसे बोलो एक डिवाइस है जिसमें हम एटम का मास मेजर कर सकते हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं 100 साल पहले की, तब मास स्पेक्ट्रोमीटर नहीं था। तब साइंटिस्ट ने मास कैसे निकाला एटम्स का? तो तब साइंटिस्ट ने किया भाई, साइंटिस्ट ने कंपैरिजन करके मास निकाला। तो वो एक चीज मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल के साथ इसी चीज को समझते हैं। जैसे भाई आप मार्केट गए, आप 1 किलो एप्पल लेने गए। आप क्या गए? 1 किलो एप्पल लेने गए। तो शॉप वाला क्या करेगा भाई, तराजू से आपको तोल के बताएगा कि भाई 1 किलो एप्पल कैसे होंगे। उसके पास 1 किलो का लोहे का बट्टा होगा, वो एक साइड रखेगा एंड दूसरे साइड एप्पल डालता रहेगा। जैसे ही वो इक्वल हो जाएंगे तो वो कहेगा कि भाई ये 1 किलो हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे 1 किलो तो एप्पल हो गए, ठीक है। अब ये जो मास एप्पल का हमने 1 kg मास निकाला, ये रिलेटिव मास, रिलेटिव का मतलब कंपेरिजन करना। हमने एप्पल को किसके साथ कंपेयर किया? 1 किलो आयरन के बट्टे के साथ। तो इस मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। तो साइंटिस्ट ने भी इसी तरह से उस टाइम एटम का मास मेजर किया। तो साइंटिस्ट ने भाई, जैसे यहाँ पर एप्पल और बट्टे के केस के अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड था वो था बट्टा। 1 किलो का जो हमारे पास वेट था वो हमारा स्टैंडर्ड था। उसी के थ्रू ही हम कंपेयर करते गए किसको? एप्पल को। ठीक है, साइंटिस्ट ने किसको स्टैंडर्ड लिया? साइंटिस्ट ने जो स्टैंडर्ड लिया था एटम का मास बताने के लिए, वो लिया था भाई कार्बन को। स्टैंडर्ड किसको लिया था? कार्बन एटम को लिया था। एंड साइंटिस्ट ने बता दिया था कि भाई कार्बन का मास कितना है? 12 AMU। ये साइंटिस्ट ने बता दिया कि एक कार्बन एटम का जो मास है वो कितना है? 12 AMU। अब इसी कार्बन के साथ, इसी कार्बन की मदद से हम दूसरे एटम का मास कैलकुलेट करेंगे, मतलब कंपेयर करके बताएंगे। तो देखो रिलेटिव मैंने लिखा हुआ है, रिलेटिव का मतलब होता है कंपेरिजन, कंपेयर करना। अगर किसी
का मास आप बताते हो किसी के साथ कंपेयर करके, जैसे भाई एप्पल को आपने कैलकुलेट किया एंड 1 किलोग्राम आयरन के साथ कंपेयर करके, तो वो एप्पल का मास क्या कहलाएगा? रिलेटिव मास कहलाएगा। तो एटम का जो मास हम कैलकुलेट करते हैं वो किसके साथ कंपेयर करते हैं? कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है एटॉमिक मास तो लिखा है, लेकिन क्या लिखा है? रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा है। अब देखो कैसे कंपेयर करते हैं भाई। एक साइड, अब देखो लेट्स सपोज हम मेजर करने लगे भाई मैग्नीशियम का मास। हमें नहीं पता था उस टाइम के मैग्नीशियम का मास क्या है। मैग्नीशियम का मास हमें नहीं पता। लेट्स सपोज हमें मैग्नीशियम का मास नहीं पता, एक एटम हमारे पास मैग्नीशियम का है, उसका मास हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमें ये जरूर पता है कि एक कार्बन का जो मास है वो कितना है? 12 AMU। अब देखो वही सेम चीज आपने की, एक तराजू लिया, एक साइड पर रख दिया हमने, एक साइड पर रख दिया भाई कार्बन, एक साइड पर रख दिया एक कार्बन, एंड इस एक कार्बन का मास कितना होगा? इस एक कार्बन का मास होगा 12 AMU। ठीक है। दूसरी साइड पर रख दिया हमने एक मैग्नीशियम एटम, एक रख दिया मैग्नीशियम एटम। तो देखा तो भाई दोनों का वेट बराबर नहीं आ रहा था। बराबर अगर हो जाता, अगर दोनों बराबर हो जाते तो हम कहते भाई मैग्नीशियम का मास भी कितना है? 12 AMU है। ठीक है। तो बराबर कब हुआ? बराबर जब हुआ जब हमने दो कार्बन यहां पर रखे। जब यहां पर एक मैग्नीशियम रखा और यहां पे दो कार्बन रखे। दो कार्बन का मतलब मास कितना हो गया? दो कार्बन का, एक का 12 तो दो का 24। बेटा जैसे ही यहां पर दो कार्बन रखे, अब ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब इसका मतलब जितना वेट इस साइड है उतना ही वेट उस साइड होगा। तो बेटा एक मैग्नीशियम का वेट अब मुझे बता दो कितना हो गया? यहाँ पे 24 है तो इसका वेट भी 24 AMU। तो इस तरह से यहाँ पे जो मैग्नीशियम का वेट आपने निकाला 24, वो किससे कंपेयर किया? बेटा कार्बन के साथ कंपेयर किया। तो इस वाले मास को आप क्या कहेंगे? क्या सिर्फ एटॉमिक मास कहेंगे? नॉट, इसको हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यही इसकी डेफिनेशन है। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन यहां पे मैं लिख रहा हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, द मास ऑफ वन एटम, किसी भी एक एटम का मास, जैसे यहां पे मैग्नीशियम था, द मास ऑफ वन एटम, सॉरी वन लिखें यहां पे, द मास ऑफ वन एटम कंपेयर्ड, कंपेयर करें उसको, कंपेयर्ड विथ द, किसके साथ कंपेयर्ड? किसके साथ किया बेटा आपने? कार्बन के साथ। कंपेयर्ड विद द मास ऑफ, कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12। अच्छा कार्बन का मास 12 AMU, तो उसको हम कार्बन 12 कहते हैं, कार्बन 12 एटम। द मास ऑफ वन एटम, किसी भी एक एटम का मास कंपेयर करें विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड रिलेटिव, इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरह से हम बताते हैं कंपैरिजन करके। अच्छा मैग्नीशियम वाली एग्जांपल अगर समझ नहीं आई है तो आप एक और एग्जांपल देख लें। लेट सपोज भाई हम मास मेजर करने लगे हैं किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मास मेजर करने लगे। हमें मास नहीं पता हाइड्रोजन का, लेकिन हाँ हमें ये जरूर पता है कि भाई एक कार्बन का जो मास है वो कितना है? 12 AMU है। ठीक है। अब देखो किस तरह से कंपेयर करेंगे आप। तो हाइड्रोजन का मास निकालते हैं, देखते हैं भाई हाइड्रोजन का मास कैसे आएगा। ठीक है। तो अगेन वही कार्बन के साथ कंपेयर करेंगे आप। यहां पे रख दिया भाई, पहले आपने रख दिया एक कार्बन, एक कार्बन रख दिया यहां पर, तो भाई इसका मास हमें पता है 12 AMU। और यहां पर हम रखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रखते जाएंगे, देखेंगे कब बैलेंस होता है। तो यहां पे पहले एक हाइड्रोजन रखा तो बैलेंस नहीं हुआ, दो हाइड्रोजन रखे बैलेंस नहीं हुआ, 6 हाइड्रोजन रखे बैलेंस नहीं हुआ। जैसे ही यहां पर रखे 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन रखे तो दोनों का वेट इक्वल हो गया। अब मुझे बताएं जब ये दोनों चीजें इक्वल हो गई, यहां पर एक कार्बन एटम था, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन एटम, इस साइड का मास है 12 तो इस साइड का मास भी 12 ही होगा, तो यहाँ का मास भी 12 AMU। अब मुझे बताएं यहाँ पे मास 12 AMU तो है, लेकिन कितने हाइड्रोजन का है? 12 हाइड्रोजन का है। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होगा? एक हाइड्रोजन का मास होगा 1 AMU।
तो इस तरह से हमें हाइड्रोजन का मास भी पता चल गया। तो बेटा यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मास पता चला है, क्या इसको हम सिर्फ एटॉमिक मास कहेंगे? नहीं। क्या इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे? क्या इसको हमने किसी के साथ कंपेयर करके निकाला है ये मास? यस, इसको हमने कार्बन एटम के साथ कंपेयर करके निकाला है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन यही है, द मास ऑफ वन एटम, जैसे यहाँ पे अब एटम है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हमने कंपेयर किया, द मास ऑफ वन एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करते थे जब पुराने दौर के अंदर, भाई रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते थे। आज की डेट के अंदर हम किसका यूज करते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं, जो कि डिवाइस है जिसकी मदद से हम एटम का मास निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज आप ये भी याद रखना कि वैसे तो बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप याद रखना कि भाई कार्बन को स्टैंडर्ड क्यों चुना गया। देखो एटम तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन कार्बन को स्टैंडर्ड क्यों चुना गया? देखो कुछ उसके कुछ रीजन थे कि जो कार्बन था ना, कार्बन स्टैंडर्ड चुनने के रीजंस क्या थे? भाई कार्बन नेचर के अंदर उसकी अबंडेंस बहुत ज्यादा है, कार्बन की अबंडेंस बहुत ज्यादा है, हाई अबंडेंस, तो इस वजह से इसको चुना गया था। हाई अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। ठीक है, हाई अबंडेंस की वजह से हमने कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे चूज किया गया एंड दूसरे एटम के साथ उसको कंपेयर करते गए। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था कि भाई उस टाइम जब कार्बन, जब एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास कंपेयर कर रहे थे, तो उस टाइम देखो, वैसे तो आज की डेट में तो हमें पता है कार्बन के आइसोटोप्स भी हैं, लेकिन उस टाइम कोई आइसोटोप डिस्कवर्ड नहीं था, मतलब पता नहीं था कि कार्बन का आइसोटोप है कोई। तो मतलब लेस नंबर ऑफ आइसोटोप की वजह से भी इसको हमने एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे चूज किया था। लेस नंबर ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आप सबने पढ़े होंगे। तो आइसोटोप्स बहुत ही कम थे, वैसे भी 3 आइसोटोप हैं इसके। ठीक है, तो लेस आइसोटोप थे इसलिए इसको चुना गया भाई। हाईली एबंडेंस थी इसकी। ठीक है, और रिएक्टिविटी इसकी इंटरमीडिएट है। देखो कार्बन का जो ग्रुप है ना, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़कर आए होंगे, कार्बन का ग्रुप है 4, ग्रुप 4 है, 4th ए ग्रुप के अंदर है ये। एंड 4th ए ग्रुप को हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ना ये ज्यादा रिएक्टिव है, ना ही बहुत कम रिएक्टिव है, ना ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी है इनकी। तो थर्ड रीजन यही था कि भाई कार्बन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है? इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी है, इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी। ठीक है, तो बेटा इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी है कार्बन की, इसलिए कार्बन को चूज किया गया। और आइसोटोप भी बहुत कम है, 3 है टोटल, एंड उस टाइम तो थे भी नहीं, एंड अबंडेंस भी इसकी बहुत ज्यादा है। तो ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से हमने कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड चूज किया था। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखें, अब यहां से हम निकालते हैं किसकी डेफिनेशन? एएमयू की डेफिनेशन निकालते हैं। देखिए एएमयू की डेफिनेशन क्या होगी, इस सबको मैं रेस कर रहा हूं यहां पर। एएमयू की डेफिनेशन आपने देखी, तो बेटा अगर आपको ये चीज समझ आई है सारी जो मैंने आपको बताई हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आपको समझ आया है, तो एएमयू की डेफिनेशन बहुत ही इजी लगेगी आपको। देखो शुरुआत करते हैं यहां से। आप सबको पता है 1 एटम कार्बन, मास ऑफ कार्बन एटम, इसे अगर मैं लिखूं मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का मास कितना है? साइंटिस्ट ने कितना बताया? अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कार्बन का मास 12 है। मास ऑफ कार्बन एटम है हमारे पास 12 AMU। ठीक है, ये चीज तो हमें पता है। अब यहां से ही हम AMU का फार्मूला बनाएंगे, यहां से ही हम AMU का फार्मूला बनाएंगे। देखो ये 12 यहां पर AMU के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको इजिकल टू उस साइड लेके जाऊंगा तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। देखो किस तरह से लिख सकते हैं इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, मास ऑफ कार्बन एटम, पहले यहां पर था 12 MU, AMU इधर ही रखा है, जो 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो इस साइड आ गया डिवाइड के अंदर, 12 कहाँ आ गया? यहाँ पर डिवाइड के अंदर।
ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ AMU मतलब क्या है, 1 AMU है। यहाँ पर सिर्फ AMU का मतलब क्या है, अगर कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 AMU। तो बेटा अच्छा 1 AMU यहाँ पे लिखा है, तो क्या मैं इसको यहाँ पर भी लिख सकता हूँ? ये वाली चीज क्या मैं अगर ऐसे लिखूं क्या गलत हो जाएगी? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन एटम, 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12। इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? कोई भी फर्क नहीं है, दोनों ही सही है। तो यहां से ही तो 1 AMU की डेफिनेशन बनाएंगे आप। अच्छा यहाँ पे कार्बन एटम बोलो या कार्बन 12 एटम बोलो, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कार्बन 12 भी बोल सकते हैं। ठीक है, कार्बन का मास 12 था तो कार्बन को कार्बन 12 के नाम से जानते थे। ठीक है। अच्छा इसी को एक और तरीके से मैं लिख रहा हूं, देखो इस बात को समझना आप। 1 AMU इज इक्वल टू 12 को अलग करके लिख रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो क्या किया मैंने बेटा, देखो 12 वैसे वही डिवाइड में, मास ऑफ कार्बन एटम वही ऊपर है, सिर्फ इसको अलग करके रख दिया। एंड ऊपर कुछ भी नहीं था, तो मैंने 1 रख दिया। ठीक है, ये चीज देखें वही सेम चीज है, सेम वही मास ऑफ कार्बन 12 एटम यहाँ पर है और नीचे डिवाइड में 12 है, लेकिन इसको थोड़ा मैंने 12 को अलग करके लिखा है, तो ऊपर कुछ भी नहीं है तो मैंने क्या रख दिया है, 1 रख दिया है। ठीक है। अच्छा अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप, 1 डिवाइडेड बाई 12 आप इसको कैसे पढ़ते हैं, 1/3 को कैसे पढ़ते हैं, 1/3। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/4 इसको कैसे पढ़ेंगे आप, 1/4। अब मुझे बताएं इसको कैसे पढ़ेंगे, 1/12 1/12 पढ़ेंगे आप। अब देखो 1 AMU की डेफिनेशन क्या होगी, 1 AMU किसके बराबर है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1/12 करें मास ऑफ कार्बन 12 एटम का 1 AMU मिल जाएगा। और देखो वैसे भी अंडरस्टूड सी बात है, कार्बन का जो मास है 12 AMU डिवाइडेड बाय 12, मतलब कार्बन के 12 हिस्से करो आप, कार्बन के कितने हिस्से करो, 12 हिस्से करो, तो एक हिस्से को हम 1 AMU कहेंगे। अगर कार्बन के 12 हिस्से करते हैं तो एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, 1 AMU कहेंगे। पहले तो यहां से 1 AMU की डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो 1 AMU, सेम इसी इक्वेशन को मैं सिर्फ थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूं। 1 AMU था यहां पर तो मैंने लिख दिया 1 AMU इज इक्वल टू था तो लिख दिया भाई इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू द इक्वल टू सॉरी 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 है तो 1/12 लिख दो यहां पर। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 का मतलब 1/12 1/12 किसके, मास ऑफ कार्बन 12 एटम के। तो आप यहां पे लिखेंगे 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये डेफिनेशन है आपकी किसकी, 1 AMU की। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा रिलेटिव एटॉमिक मास और 1 AMU। ठीक है। अच्छा AMU किसका यूनिट हो गया, AMU इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया, AMU हो गया। तो AMU को ग्राम के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसकी भी कन्वर्जन है, मैं आपको बता देता हूं कि इसकी कन्वर्जन क्या है। तो बेटा इसकी भी कन्वर्जन याद रखना, जैसे भाई आपको पता है भाई 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम्स हैं, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। तो ये कन्वर्जन तो पता है, देखो ग्राम भी मास का यूनिट है, किलोग्राम भी मास का यूनिट है। AMU किसका यूनिट है, AMU भी मास का यूनिट है। तो क्या AMU को हम ग्राम के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, इसको याद रखना, MCQs में पूछ सकता है। 1 AMU के अंदर कितने ग्राम्स हैं, 1 AMU के अंदर जो ग्राम्स है वो है 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। ठीक है, 1 AMU के अंदर कितने हैं, 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। अच्छा इसको कभी कभी MCQs में ऐसे भी पूछता है कि भाई 1 AMU, देखो ऐसे भी मैं लिख सकता हूं 1 AMU इज इक्वल टू 1/6.02 इंटू 10 पावर 23, ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम यूनिट लगा दो।
क्योंकि जब इसको डिवाइड करोगे ना आंसर यही आएगा 1.66 इंटू 10 पावर -24। अभी इसी चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि 6.02 इंटू 10 पावर 23 को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या ये एक नंबर है, मोल में यूज होगा एवोगाड्रो नंबर, इसकी सिंबल है Na। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 1 AMU इज इक्वल टू 1 सेम रखा। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर एंड इसकी सिंबल क्या है N और A। N और A का सिंपल मतलब क्या बेटा 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि भाई 1 AMU कितने ग्राम्स के इक्वल है। ऑप्शन हो भाई हमारे पास 1/Na, 2/Na, 3/Na, 4/Na, ठीक है। तो 1/Na किसके बराबर होगा, 1 AMU के बराबर होगा। इसको डिवाइड करके आप देख लें 1 डिवाइडेड बाय 6.02 क्या आंसर आएगा। 1 को जब डिवाइड करेंगे ना 6.02 से, देखो 1 AMU, 1 को डिवाइड किया 6.02 से, आपका आंसर आएगा यहां पर 0.166, 0.166 आएगा। पावर है 10 पावर -3, सॉरी 10 पावर +3, ऊपर लेके जाएंगे -3 हो जाएगा, 10 पावर -23 हो जाएगा। अब देखो यहां से एक बार डेसिमल अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो ये -24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। तो देखो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है कि भाई 1 AMU के अंदर कितने ग्राम से, ये चीज तो आपने याद रखनी है। 1 AMU के अंदर 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6.02 इंटू 10 पावर 23। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे आंसर यही आएगा आपका, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। एंड इस वैल्यू को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, जिसको Na के साथ शो करते हैं। तो 1/Na का मतलब भी यही होगा। तो बेटा सारे ही एमसीक्यूज के पॉइंट है। 1, एक चीज ये याद रखनी है आपने, और एक चीज आपने ये याद रखनी है, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है।